गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, झारखंड में जो भी लोकल शासक ने शासन किया, राजवंश ने शासन किया, उसके बारे में हमने पहले ही बता चुका है। अब हम एक एक करके हर राजवंश के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे कि आप लोग उसके बारे में डीप में इसका नॉलेज ले सकें। पहले हमने पूरा बता दिया कि झारखंड में किस किस राजवंशों ने राज किया, उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझ लें किस जगह पे किसने राज किया। अब बारी आती है कि सबसे पहले हम लोग उसको एक एक करके सबको देखें। तो हमने इसके लिए आपको बता रहे हैं कि पहले ही बताए हैं कि आदिवासियों में सबसे पहले मुंडा ही जनजाति ऐसा था जिसने राज करने की कोशिश की, और सबसे पहला राज जो झारखंड में किया वह मुंडा जनजाति ही था। तो मुंडा जनजाति में, चूँकि आज तो हम पढ़ाएंगे आपको नागवंश के बारे में, लेकिन नागवंश का कहीं न कहीं जुड़ाव उसका जो है मुंडा राज से ही था। इसीलिए मुंडा राज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चल आएंगे फिर से नागवंश के बारे में। तो मुंडा राजवंश के बारे में बताना चाहेंगे कि मुंडा राजवंश में आपने बताया था कि मुंडा जनजाति ही सबसे पहले राज करने का कोशिश किया, और उन्होंने ही सबसे पहले राजा बनाया। तो उसमें से उसका रीता मुंडा का ही नाम आता है। क्या नाम है उसका? रीता मुंडा। रीता मुंडा है ना। इसी ने जो है वहाँ पर सुतिया पाहन को वहाँ का सबसे पहला शासक बनाता है। सुतिया पाहन। देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पाहन जो होता है, आपको बताए थे कि पाहन जो होता है वही उन लोग का पुजारी होता है, और उसी को उन्होंने राजा बनाया, तो इसीलिए उसका नाम पाहन है। तो सुतिया तो उसका नाम होगा, पाहन जो उसका पुजारी होता था, मुंडा में होता है, उसी को पाहन बोलता है। तो सुतिया पाहन हो गया, इसी को सबसे पहला राजा बनाया गया। और उसके बाद इन्होंने कहा जाता है कि इसका अंतिम जो राजा रहता है मदरा मुंडा, है ना। हमने बताया भी था इसके पहले वाला क्लास में कि मदरा मुंडा इसका अंतिम शासक होता है। और इसमें जो है आप देखिएगा कि 7 परगना में इसका राज बटा हुआ था। 7 परगना में से कौन कौन सा था? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें झारखंड में, तो वही सातों आप देखिए कि पूरा आधा झारखंड को कवर कर ले रहा है, आधा से ज़्यादा 3/4 झारखंड को कवर कर ले रहा था। देखिए, और उसमें से आपका छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया उसमें आ जाता था, और केवझर का भी एरिया आता था। केवझर जो आज उड़ीसा का जिला है, और सरगुजा वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है ना, जिसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंबिकापुर है। अंबिकापुर आप लोग जानते ही होंगे, ये डाल्टनगंज तरफ से नज़दीक पड़ता है या फिर गढ़वा से नज़दीक पड़ जाता है। तो वो सब एरिया है जो इसका कवर में था मुंडा राज में। उसका 7 जो अगर खंड के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे, तो उसका क्या क्या था? पालनगढ़, पालनगढ़ आज का पलामू एक हो गया। दूसरा हो गया सिंहगढ़। इसमें आपका तीनों डिस्ट्रिक्ट उसका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों उसमें आ जाता है। सरायकेला खरसावां और पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, है ना, ये आ जाता है। उसके बाद मानगढ़ आता है। मानगढ़ में मानभूम, मानभूम इसको कहता था, धनबाद को ही मानभूम कहता था ना, हमने बताया था। और मानभूम इसलिए कहता था क्योंकि यहाँ पर मानवंश ने राज किया। ठीक है। उसके बाद आता है लोहगढ़, जो आज का लोहरदगा का एरिया है। लोहरदगा या फिर रांची का कहिए ना, इसका रांची का एरिया को ही उन्हें लोहगढ़ उसमें कहते थे। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया लोहगढ़, हो गया पालनगढ़, हो गया मानगढ़, हो गया। उसके बाद आपका एरिया आता है सरगुजा, है ना, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट आता है। सरगुजा जिला जो आज के डेट में छत्तीसगढ़ का जिला है। ठीक है। छठा हो गया हजारीबाग, और 7वां हो गया आपका केसरगढ़। ठीक है। तो केसरगढ़, हजारीबाग, सरगुजा, लोहगढ़, मानगढ़, श्रीगढ़, देखिए इतना में इसका मुंडा राजवंश का
मुंडा राज का शासन इस पे चलता था, यही इसका जो है सो परगना था। तो इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जो मुंडा राजवंश आता है, सॉरी नागवंश जो आता है, ये मुंडा राज के बाद ही नागवंश आता है। और इसी का जो अंतिम राजा होता है, कौन इसका अंतिम राजा था मुंडा राज का? मदरा मुंडा। हमने बताया था अभी ना, मदरा मुंडा यही उसका राजा होता है। और इसी राजा के द्वारा हमने बताया था आपको इसका पिछले क्लास में कि फनी मुकुट राय का जन्म जो है 64 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, 64 ईस्वी में हुआ था, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 64 ईस्वी में हुआ था। और आपको बताया था कि ये वाराणसी से जो इसका माँ और पिताजी जा रहे थे पुरी का यात्रा में, उसी समय फनी मुकुट राय होता है ना। उसका माँ का नाम पार्वती होता है और वही ब्राह्मण का बेटा होता है। उसको मदरा मुंडा इसका राजा चुनता है। और उसके बाद उसी में ही सुतियांबे इसका पहली राजधानी होती है, सुतियांबे, है ना। सुतियांबे ये झारखंड में ही, रांची के बगल में ही जगह है सुतियांबे। वही इसका पहला राजधानी होता है। और इसका कौन होता है? फनी मुकुट राय इसका पहला राजा बनाता है। कौन बनाता है? मदरा मुंडा इसको बनाता है। यहाँ तक तो सही हो गया, ठीक है। इसको आदि पुरुष भी कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, कभी पूछ देगा कि आदि पुरुष जो है इस नागवंश में किस राजा को कहा जाता है, तो फनी मुकुट राय को ही कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। और देखिए ये है कि फनी मुकुट राय चूंकि एक ब्राह्मण था ही, तो धनबाद का जो आपको बताए थे हम कि पंचित राज का, उसका भी जो वो सब भी ब्राह्मण ही था। तो वहाँ का ही बेटी से उन्होंने शादी किया है ना, गोमुखी पंचायत क्षेत्र, पंचायत राज के से ही इन्होंने शादी किया। तो ये ब्राह्मण से ही इन्होंने शादी किया। और यहाँ तक इन्होंने क्योंझर तक बताया ना, अभी का जो है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट जो है ये उड़ीसा में है अभी, है ना। तो यहाँ तक इन्होंने इसका शासन चलाया था। तो फनी मुकुट राय का शासनकाल शासन कहाँ तक था? क्योंझर, उड़ीसा तक फैला हुआ था। जैसे कि पहली शताब्दी से ही ये आरंभ हुआ था। जबकि जे रीड को इन्होंने बताया था, जे रीड ने बताया कि ये 10वीं सदी में आरंभ हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि जे रीड का कहना था कि 10वीं सदी से ये नागवंश स्टार्ट हुआ था, जबकि ये कहना है सबका कि पहली शताब्दी से हुआ था, क्योंकि फनी मुकुट राय का जन्म ही 64 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 64 ईस्वी में। और उन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक राज किया फनी मुकुट राय ने। इसका शासन काल बहुत ही लंबा था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम ये कहेंगे कि इसमें नागवंश में फनी मुकुट राय के बाद जो राजा होता है वो जो होता है मुकुट राय, उसके बाद मदन राय, उसके बाद प्रताप राय। देखिए यहाँ तक इसका राय टाइटल चल रहा था। क्या टाइटल था इसका? पहले फनी मुकुट राय, फिर मुकुट राय, फिर मदन राय, फिर प्रताप राय, इस तरह करके इसका राय टाइटल चलता है। उसके बाद देखिएगा बाद में यही भीमकर्ण एक इसका राजा होता है, जिसने इसका नाम जो है क्या कर रहा था? कर्ण रख देता है। वहां पर इसका टाइटल जो है सरनेम चेंज हो जाएगा। तो प्रताप राय वहां का उसके बाद जो से एक मुख्य शासक होता है, महान शासक होता है ना। प्रताप राय जो होता है, इन्होंने ही अपना राजधानी जो है सुतियांबे से कहाँ कर देता है? सुतियांबे से चुटिया कर देता है। चुटिया बारे में आप लोग जानते हैं ना, कहाँ पर है ये? रांची में है। सुतियांबे से चुटिया कर देता है। ये कहाँ पर बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल भी रांची ही है ना। तो सुतियांबे से कहाँ पर? चुटिया में इसने इसका राजधानी को परिवर्तन कर देता है। ये था प्रताप राय तक का। अब उसके बाद देखिए जो मेन राजा इसका होता है नागवंश में, है ना, नागवंश, यहाँ लिख देते हैं नागवंश। अब देखिए
भीमकर्ण होता है इसका राजा, अगर देखा जाए मेन तो मेनली भीमकर्ण, ये जो राजा होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है। देखिए भीमकर्ण क्या करता है, भीमकर्ण ने ही कर्ण की उपाधि धारण की। इसी के समय में ही जो रक्सेल हमने बताया ना, रक्सेल राजपूत वंश जो हमने बताया था कि इन्होंने यहाँ पर पलामू डिस्ट्रिक्ट में या पलामू का एरिया में राज किया। वो जनरली सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का ही राजा था, जो कि उधर का एरिया पर उन्होंने राज करता था। उसने आक्रमण कर दिया 12,000 घुड़सवारों के साथ। किसके जगह में, किसके शासनकाल में, भीमकर्ण के शासनकाल में। और बरवा जो आज के डेट में आप जानते हैं, बरवा ये जो है आपका आज के डेट में आपका यहाँ क्या कहते हैं इसका, पलामू में है ये बरवा। यहीं पर लड़ाई होता है, बरवा की लड़ाई इसको कहते हैं ना, बरवा की लड़ाई। इसमें भीमकर्ण जो है जीत जाता है रक्सेलों से। ठीक है, ये था भीमकर्ण के बारे में। भीमकर्ण का इतना ही मेन आता है। देखिए भीमकर्ण ने इसी लड़ाई में, बरवा की ही लड़ाई में एक मूर्ति जो है वासुदेव की मूर्ति लाता है, प्राप्त करता है, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त करता है ना। ये चीज जरूर याद रखिएगा। इसमें बोला जाता है कि किसने बरवा की लड़ाई लड़ा था, तो भीमकर्ण ने लड़ा था। और उसमें उसको क्या प्राप्त हुआ, तो उन्होंने वासुदेव की एक मूर्ति भी उसमें उस राजा से उन्होंने ले लिया था। किसका, रक्सेल के राजा से, है ना। रक्सेल ने कहाँ पर शासन किया था, मेन जनरली वो पलामू, गढ़वा, लातेहार का जो डिस्ट्रिक्ट है उस सब का एरिया में उन्होंने राज किया। और वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का राजा था, तो उन्होंने यहाँ पर भी इसका शासन चलता था। और इस पर इन्होंने बार बार जो है, उसके बगल में है पलामू और रांची का एरिया जो है वो जस्ट बगल में ही है, तो वहाँ पर इन्होंने बार बार चढ़ाई करता था। उसमें जो है भीमकर्ण के समय में जब हुआ, तो उसमें बरवा की लड़ाई में बहुत बड़ा लड़ाई होता है, और उसमें जो है भीमकर्ण जीत जाता है। भीमकर्ण के बाद आता है शिवकर्ण, शिवदास कर्ण। ठीक है, कौन आता है, शिवदास कर्ण आता है। शिवदास कर्ण ने क्या करता है, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि गजघंट राय जो है इसी का शासक होता है। इसने हाफा मुनि मंदिर का स्थापना करता है। हाफा मुनि मंदिर कहाँ पर है, तो घाघरा गुमला में। ठीक है, इसका एक ये ब्लॉक है, प्रखंड है घाघरा, है ना। गुमला का प्रखंड क्या है, तो घाघरा है। घाघरा में जो है हाफा मुनि मंदिर जिसको गजघंट राय ने बनाया था, है ना। इसका जो पुजारी था वो कौन था, हरिनाथ। इसी मंदिर में फिर वासुदेव के, विष्णु की एक मूर्ति स्थापित करता है। कौन करता है, शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण अभी बताए थे ना, शिवदास कर्ण जो है किसका, भीमकर्ण के बाद आता है शिवदास कर्ण। उन्होंने ही एक विष्णु की मूर्ति जो इसी मंदिर में स्थापित करता है। और बाद में आपको बताना चाहेंगे कि जो बहुत सारे जनजातियों का विद्रोह होता है, उसमें चूंकि वो कहता था ना कि इन लोग को दिक्कू कहते थे लोगों को, तो उसी की लड़ाई में ये हाफा मुनि मंदिर का बहुत सारा भाग को तोड़ दिया था उन्होंने। अभी भी कुछ इसका है अभी, लेकिन पुराना मंदिर को जनरली से उन्होंने तोड़ दिया था। तो शिवदास कर्ण क्यों यहाँ पर प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसने ही विष्णु की मूर्ति ये हाफा मुनि मंदिर में लाया था। हाफा मुनि मंदिर किसने बनाया था, गजघंट राय ने बनाया था, जो कि एक ये भी नागवंश का ही राजा था। और कहाँ पर है, तो गुमला का घाघरा ब्लॉक में है। ये आप देखिएगा कि गुमला और जो सो लोहरदगा का रोड है ना, उसी में ये मंदिर मिलता है, जो कि घाघरा ब्लॉक से ही मैंने 12 किलोमीटर का एरिया में ये मंदिर है। इसके बाद आता है प्रतापकर्ण। तो अभी हम किसने देखा, भीमकर्ण को देखा,
शिवदास कर्ण को देखा, उसके बाद प्रताप कर्ण आता है। प्रताप कर्ण जो है ये लोधी वंश के समय में था। देखिए अब हम लोग जो है सो बहुत ही नजदीक आ गए हैं ना। लोधी वंश का हम लोग आया। लोधी वंश क्या था? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश था ना, है ना। तो इसमें जो है सो दिल्ली क्या कहते हैं, लोधी वंश का समय में प्रताप कर्ण था। प्रताप कर्ण का क्या होता है कि इसके समय में ये बहुत ही प्रतापी राजा था, है ना। जिस तरह प्रताप राजा ये भी जो है प्रतापी राजा ही था। इन्होंने क्या किया कि इसके समय में घटवार राज जो है, घटवार राजा बहुत ही बार बार आक्रमण करता था, इससे त्रस्त हो जाता था। घटवार का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो घाट मैंने घाटी में जो कर वसूलता था, इसी कारण इसका नाम घटवार पड़ा। आज के डेट में वो लोग अभी आपको अपने आप को जनजाति दिलाने की बात कह रहा है, लेकिन ये सब एक समय में राजा का समझिए कि कर वसूलने वाला लोग होता था और मार पीट में बहुत आगे होता था। तो ये घटवार लोग जो है ये उसी का ही राजा था और वही उन लोग ही जो है सो इस पर हमेशा प्रताप कर्ण पर आक्रमण करता रहता था और उसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा त्रस्त था। प्रताप कर्ण को और भी फेमस इसलिए जाना है क्योंकि इसी को तमाड़ के राजा ने इसे बंदी बना लिया था ना। क्या किया था? बंदी बना लिया था। तमाड़ पे जानते हैं आप क्या है? तमाड़ रांची में ही है। देखिए इस सब चीज़ को इसीलिए बोलते हैं बार बार कि झारखंड का मैप को इस सबको जानना बहुत ही जरूरी है। तो तमाड़ जो है आज के डेट में भी अभी रांची के एरिया में है। रांची तो वो ये सब तमाड़ का एरिया जो है आपका, ये देखिए कि सेमू डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, पश्चिमी पूर्वी सेमू डिस्ट्रिक्ट, उधर का एकदम लास्ट का ये सब बॉर्डर ही एरिया है ना। ये सब बुंडू परमंडल अनुमंडल में आता है। रांची का बुंडू अनुमंडल में ये सब आता है। तमाड़ वगैरह एरिया जो बुंडू है, राहे है, आपका तमाड़ है, उसके बाद अंगारा है, ये सब जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सब ब्लॉक है, ये सब सारा बुंडू प्रखंड में, बुंडू अनुमंडल में आता है। तो ये तमाड़ का राजा ने क्या किया, इसको बंदी बना लिया था। तो उसको भी जो है सो खेरागढ़ का राजा क्या होता है, खेरागढ़ के राजा है ना बागदेव, बागदेव की सहायता से प्रताप कर्ण को छुड़ाता है। कौन कराता है? ये बागदेव जो खेरागढ़ का राजा था। ये कौन था? एक खरवार जाति का था। आपको बताया था ना खरवार जाति कहाँ पर राज करता था। खरवार जाति ही जो सो आपका पलामू का एरिया में, चेर और खरवार का हम लोग जो अभी बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में ही बताए थे, लेकिन अभी ये बताना चाह रहे हैं कि वही खरवार जाति का ही राजा था बागदेव खेरागढ़ का। ठीक है, तो इसने ही इसको प्रताप कर्ण को, इससे घटवार राजा से इसको बंदी से मुक्त कराया और इसी के एवज में ही जो है सो इसको फिर से जानते हैं। तभी देखिए कि रामगढ़ राजवंश का उदय होने का कारण यहीं पर था, क्योंकि यही बागदेव ने 1368 में यही जो है सो क्या बताएं हम कि रामगढ़ राजवंश जो है, राजवंश का स्थापना भी यही बागदेव करता है। यही बागदेव सिंह जो है, जो अभी बताया ना कि खरवार जाति का था और खरवार का राजा था खेरागढ़ का। इसने ही प्रताप कर्ण को उससे इसको मुक्त कराया। उसके एवज में जो है इन्होंने कर्णपुरा का क्षेत्र, जो आपको हम बताएं पिछले क्लास में, कर्णपुरा है ना, कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, जो आज के डेट में आप लोग पढ़ते हैं ना कि कोयला का सबसे ज़्यादा इस जगह पर पड़ा हुआ है कोयला ज़्यादा, तो यही कर्णपुरा एरिया को इन्होंने दे दिया, जो आज के डेट में आपका बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग का जो एरिया जो आप पूरा आता है, यही कर्णपुरा का एरिया था जिसमें इसको राज करने को दे दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रताप कर्ण के बारे में। उसके बाद आता है छत्रकर्ण। छत्रकर्ण जो है ये क्यों फेमस था? ये भी जो सो लोधी वंश के समय में ही था। लोधी वंश का जब शासन काल चल रहा था उसी समय छत्रकर्ण का
राज जो है सो झारखंड में चल रहा था। और इसी ने ही कोराम्बे में, कहाँ पर, कोराम्बे, कोराम्बे क्या कहें इसका, छत्रकन कोराम्बे में क्या करता है, एक मूर्ति लाता है, विष्णु की मूर्ति लाता है। यही कोराम्बे को यहाँ का झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है ना, झारखंड का हल्दी घाटी किसको कहा जाता है, तो यही कोराम्बे को कहा जाता है। इसी में इसने जो सो विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया था छत्रकर्ण ने, इसीलिए छत्रकर्ण जो सो प्रसिद्ध है। अब देखिएगा कि अब कर्ण का उपाधि जो भी लिया हुआ था वो अब खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अब जो है इसमें शाह आएगा, सबका सरनेम क्या आएगा, शाह आएगा, जैसे राम शाह, उसके बाद यदुनाथ शाह, है ना, उसके बाद शिवनाथ शाह, उसके बाद उदयनाथ शाह। ठीक है, तो राम शाह जो है ये किसके समय में था, जनरली औरंगजेब के समय में कहा जाता है कि था, औरंगजेब के समय में। और इसका इससे बहुत ही ज्यादा लगाव था, औरंगजेब का राम शाह से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि राम शाह जो है ये बहुत ही भक्त किस्म का आदमी था। और उसके बाद यदुनाथ शाह आता है ना, यदुनाथ शाह जो है अब यदुनाथ शाह जो है, यदुनाथ शाह है ना, ये यदुनाथ शाह जो है किस में रहता है, फर्रुखसियर के समय में था, है ना। इसका जो सूबेदार होता है ना, सूबेदार किसको कहते थे उसमें, सूबेदार उसमें उस किसी भी राज्य का गवर्नर को कहा जाता था। और उसका जो गवर्नर इसका था वो क्या था, सर बुलंद खां था। क्या था, सर बुलंद खां। ये सर बुलंद खां जो है झारखंड पर हमेशा आक्रमण करता था, तो इसको 1 लाख का रुपये का इन्होंने बोला कि हम मालगुजारी देंगे। कौन बोला, यदुनाथ शाह ने, इन्होंने इसका देता था। लेकिन इसके डर के कारण ही इसने इसका राजधानी को जो है कहाँ से, दोयसा से पालकोट कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले जो है हम अभी फर्रुखसियर के बारे में तो पढ़ा, यदुनाथ शाह के बारे में एक राजा इसका और था जिसके बारे में हम आपको बताना ही भूल गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा था इसका, दुर्जन शाह, दुर्जन शाह। ये दुर्जन शाह का नाम पहले दुर्जन नहीं था, ठीक है ना। इसको, इसका क्या है कि जहांगीर इसको बंदी बना लेता है और ग्वालियर के किले में रख देता है इसको। ये बहुत ही
मुख्य राजा था, इसके बारे में जरूर रखिएगा, क्योंकि इसने बहुत सारा काम किया है नागवंश में। तो दुर्जन शाह को जो है इन्होंने कब्जा किया था, और 12 साल रखता है ग्वालियर में, है ना। कहाँ पर रखता है? ग्वालियर ले जाता है इसको, यहाँ नहीं रखता है। और इसी दुर्जन शाह का चूंकि, लेकिन ये हीरा का बहुत ही पर्ख था। शंख नदी जो आप देख रहे हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट में जो बहता है, तो इसमें दुर्जन शाह को बहुत ही नॉलेजेबल आदमी था। कह रहा था कि उस शंख नदी से हीरा निकलता था, जिसको पहचान करना यहाँ का जो है लोगों को उन्हें पता था, लेकिन जो जहांगीर वगैरह था उसको पता नहीं रहता था, लेकिन यही दुर्जन शाह को ही पता रहता। तो इसको वहां से इन्होंने बंदी से मुक्त कर दिया, और इसको ग्वालियर से मुक्त कर दिया, और इसको शाह की उपाधि दिया, है ना। इसी ने क्या किया इसको, है ना, खोखरा से जो है राजधानी कहाँ पर ले जाता है? दौसा ले जाता है ना। और फिर आप देखिएगा कि यही दौसा से फिर इसको राजधानी, दौसा से राजधानी जो है इसी का यदुनाथ शाह, है ना। यही यदुनाथ शाह दौसा को राजधानी फिर कहाँ ले जाता है? पालकोट ले जाता है। पालकोट का एरिया भी गुमला का ही एरिया है, ठीक है। तो हमने अभी तक अब देख लिया यहाँ पर शाह का, है ना। राम शाह देख लिया, या दुर्जन शाह, उसके बाद राम शाह, यदुनाथ शाह का ही बारे में बताया कि इन्होंने ही यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, कि यदुनाथ शाही ने पालकोट राजधानी ले गया। उसके बाद आता है शिवनाथ शाह, उसके बाद उदयनाथ, उसके बाद शिवदास के बाद उदयनाथ शाह। उसके बाद कई राजाओं ने राज किया। लास्ट में पता चाहेंगे 1857 में जो विश्वनाथ शाह के बारे में आप जानते होंगे। विश्वनाथ शाहदेव जो था, ये इसी वंश का राजा था, जिन्होंने मुक्तवाहिनी सेना का गठन किया था, है ना। और इसी के कारण इसको लास्ट में विश्वनाथ शाहदेव को फांसी की सजा दी जाती है। जिला स्कूल, जो रांची का जिला स्कूल है, उसके गेट पर ही, और उसी में गणपत राय और इसको दोनों को ही, विश्वनाथ शाहदेव को एक साथ फांसी मिलता है। तो उसके बाद से ही इस राजवंश का जो है समाप्ति हो जाता है। लेकिन अंग्रेज जो है इस वंश को, अंग्रेज का अंतिम तक से राजा लोग चलता है, और लास्ट में इसका भी लोग जो है विधायक और सांसद रहा है रांची में एरिया में, इसको देखेंगे। इसी का एक राजा था एनीनाथ शाहदेव। इसका एक राजा होता है एनीनाथ शाहदेव। इन्होंने ही हटिया बाजार का निर्माण किया था। उसके बाद वहां पर जो अभी आप देख रहे हैं हम ना, हटिया बाजार जो आज आप देख रहे हैं, हटिया रेलवे स्टेशन है, तो उस तरह का एरिया का जगह का जो है इन्होंने ही इसका स्थापना किया था। और इन्होंने ही जो जगन्नाथ मंदिर जो आप देख रहे हैं आज रांची में है, जगन्नाथ मंदिर, इसका भी स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो जगन्नाथ जो है मंदिर का किसने स्थापना किया है? तो एनीनाथ शाहदेव ने ही किया था। जो आज आप देख रहे होंगे कि आषाढ़ का मंथ में जिसमें पूरी का रथ यात्रा होता है, तो यहाँ पर भी होता है, उसका स्थापना एनीनाथ शाहदेव ने किया था, जो कि नाग वंश का ही था। अब देखिए कुछ कुछ राजाओं का नाम हम बता देते हैं इसका, जो कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, जैसे कहेगा कि इसका नागवंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसका नदी में डूबने से मृत्यु हो गया था, तो इसका नाम है मुकुंद राय, है ना। और कह रहा है कि जनी शिकार प्रथा का आरंभ जो सो किसने किया था? इसी का राजा। तो इसमें आया आपका कंचन राय, है ना। राय इसका बहुत ही तक टाइटल रहा था, है ना। तो ये जनी शिकार जो है प्रथा किसमें शासनकाल में था? तो कंचन राय के समय में
नदी में डूबने से किस राजा की मृत्यु हो गई थी? तो मुकुंद राय की। बाकी इसके सारे राजाओं को हमने, जो मुख्य मुख्य राजा था उसको हमने आज कवर करने का कोशिश किया। बाकी जब हर एक राजा के बारे में बताएंगे अलग से, तब उसका वीडियो फिर से बनाएंगे। जो इसे दोस्तल का हमने जो बताया था कि दुर्जन शाह के बारे में, तो दुर्जन शाह के बारे में और हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका नागवंश के बारे में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना फ्रेंड्स लोग को भी जरूर बताएं, जिससे कि प्रमोट करें और हमें भी उत्साह बनाए रखें। थैंक यू।